प्यारे दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही डरावनी कहानी है। इसलिए अगर आपको जिन्नात से डर लगता है तो आप इस कहानी को ना सुने, क्योंकि यह कोई मनगढ़ंत या बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो पाकिस्तान के कराची शहर में पेश आया। जब एक खूबसूरत लड़की के शादी के बाद उसका शौहर प्रदेश चला गया, मगर दोस्तों, उस खूबसूरत लड़की के घर में वो अकेली रहती थी। मगर बदकिस्मती से उस खूबसूरत और जवान लड़की पर एक शैतान जिन्नात का असर था। फिर उस लड़की के साथ वो शैतान जिन्न जो किया करता था, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। फिर एक दिन उसका शौहर अचानक प्रदेश से घर आ गया, और जब उसने घर का दरवाजा खोला, फिर उसने अपने बीवी को उस जिन्नात के साथ जिस हाल में देखा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको मुकम्मल कहानी समझ में आएगी। ये कहानी हमें उसी लड़की के शौहर ने बताया है, जिसे सुनकर हम खुद दंग रह गए। इसलिए आप भी मुकम्मल कहानी सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका शौहर कहानी को कुछ इस तरह से बयान करता है, तो चलिए उस शख्स के जुबानी कहानी को सुनते हैं। आज 3 साल बाद मैं सऊदी अरब से वापस कराची पहुंच रहा था। इस वक्त मैं हवाई जहाज में था, और कुछ देर बाद ही पायलट ने मुसाफिरों से मुखातिब होकर बताया था कि हम कुछ ही देर बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कुछ देर बाद जहाज लैंड कर गया, और फिर मैं मुसाफिरों के साथ जहाज से बाहर आ गया। मैं उस वक्त जज्बाती कैफियत में था। मेरी निगाहें लोगों के हुजूम में अपनी बीवी समीना और बेटी नगीना को तलाश कर रही थी, और फिर वह दोनों मुझे नजर आ गई। उनके साथ ही मेरा साला जीशान भी मौजूद था। मैं उन लोगों के पास पहुंच गया। हम सब बेहद खुशी से मिले और एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करके एयरपोर्ट से बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर चाय पी के मेरे साला जीशान की गाड़ी में रवाना हो गए। हम घर पहुंच गए। कुछ देर की बातचीत के बाद जीशान इजाजत लेकर अपने घर चला गया। नगीना भी जल्द ही सो गई, और फिर मैंने बेताबी के साथ समीना को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी बड़ी बेचैन थी। उसने भी मेरे बगैर बड़ा तवील अरसा काटा था, और यूं हम बहुत देर तक अपनी बेचैनी दूर करते रहे, और फिर हम सो गए। कुछ देर सोने के बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने समीना को बेड पर से गायब पाया। मैं समझा कि शायद वह बाथरूम गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक वापस ना आई तो मुझे बेचैनी हुई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। रात के 4:30 बज रहे थे। मैं उठकर बाहर के दरवाजे पर आ गया। उसका दरवाजा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया, तो मैंने हैंडल पकड़कर घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर देखा। समीना वहां नहीं थी। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया, जिस पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दा एक जानिब खिसकाया तो पता चला कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने इधर उधर नजरें डाली, लेकिन समीना कहीं नजर नहीं आई। मैंने उसे कमरे और ड्राइंग रूम में तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली, तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। अब देखने के लिए स्टोर रूम और किचन रूम रह गया था। मैं स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। वहां भी मुझे समीना नहीं मिली। मैं सीढ़ियां उतरकर किचन रूम के करीब पहुंचा तो मुझे वहां की लाइट जलती नजर आई। मैं तेजी से उसके तरफ बढ़ पड़ा। अभी मैं उसके दरवाजे से जरा दूर ही था कि मुझे अंदर से एक खौफनाक लेकिन हल्का कहकहा सुनाई दिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं हैरान और परेशान था कि आखिर यह मामला क्या है। मैं एहतियात से कदम उठाने लगा। मैंने देख लिया था कि किचन रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। मैं डरते हुए वहां से अंदर झांका तो मुझे समीना एक कुर्सी पर बैठी नजर आई, और उसके सामने मेज रखी थी, जिस पर कुछ पुरानी किताबें पड़ी थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा समीना को देखता रहा। उसका रुख मेरी तरफ नहीं था। उसका पीठ मैं देख रहा था। वह दीवार की तरफ देख रही थी, और जैसे वहां किसी को देखकर उससे बातें कर रही थी। वह बातें बड़ी आम सी थी, जैसे किसी सहेली से की जाती है। घर का हाल चाल, खाने और कपड़ों के बारे में बताना। मैंने सोचा, यकीनन समीना को नींद में उठकर चलने की बीमारी हो गई है। समीना
मैंने उसे आवाज दी तो उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसके पास पहुंचने के बाद उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, समीना, तुम ठीक तो हो ना? उसने निहायत मासूमियत से मेरी तरफ देखा। मैंने समीना से डरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसका जवाब सुने बगैर बोला, चलो उठो, चलो मेरे साथ। मैंने उसे उठा लिया। उसने चलते हुए दीवार की तरफ देखा और बोली, यही सब करने के लिए यहां आया है। फिर वह धीरे से हंसी और दीवार की तरफ देखकर बोलने लगी, तुम बेफिक्र रहो, मेरा वादा है कि मैं इसका खून तुम्हें जरूर पिलाऊंगी। ये बात सुनकर तो मेरे धड़कन तेज हो गए थे, मगर मैंने समीना को बोलने से नहीं रोका। मैं चाहता था कि उसकी बातें सुनूं, ताकि जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तो उसकी कैफियत के साथ साथ उसकी बातें भी बता सकूं। फिर मैं उसे कमरे में लेकर आ गया और प्यार के साथ उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने कोशिश की कि ज्यादा आवाज पैदा ना हो, क्योंकि उसी कमरे में बेड पर मेरी बेटी नगीना सो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातचीत से उसकी आंख खुल जाए। कुछ देर के बाद मैंने समीना को सुला दिया और खुद बेड पर बैठकर अजीब सोचों में गुम हो गया। मैं समीना की तरफ बहुत फिक्रमंद नजरों से देख रहा था। जब काफी देर में बेड पर बैठा रहा तो मेरी आंखों में फिर से नींद आने लगी, तो मैं लेट गया और फिर जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। मैं गहरी नींद में जाने के बाद पता नहीं समीना क्या कर रही थी, मगर मुझे समीना ने जगाया और बोली, अब उठ जाए, दिन का 1 बजने वाला है। मैंने उठते ही उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने हैरत से कहा, तबीयत? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैंने कहा, रात में तुम्हारी तबीयत कुछ खराब हो गई थी ना? उसने हैरत से मुझे देखा, बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं समझ गया कि उसे रात वाली बातें याद नहीं है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मैंने कोई ख्वाब देखा है? वो जल्दी से बोली, कैसा ख्वाब? फिर मैंने समीना से कहा, अरे वो मैंने देखा था कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब हो गई है और तुम जोर जोर से हंस रही हो। फिर मैंने तुम्हें पानी पिलाया। नगीना मेरी बात सुनकर बोली, ओह, ये तो बहुत ही अनोखा ख्वाब है। मैंने धीरे से हंसकर कहा, अनोखा नहीं, परेशान। फिर नगीना ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, अच्छा, तो आपको ख्वाब में परेशान कर दिया मैंने? चलो छोड़ो, ये ख्वाब की बातें हकीकत की बातों में आ जाए। वो ये हंसकर बोली। फिर मैं उठकर गुस्ल किया, उसने नाश्ता लगाया और मैंने नाश्ता किया, लेकिन मैं थोड़ा उलझा हुआ था। कुछ देर बाद मैं दोस्तों से मिलने का कहकर घर से निकल गया। मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसका नाम था डॉक्टर एहतेशाम अली। डॉक्टर काफी उम्र वाले और तजुर्बेकार थे। मैंने उन्हें समीना की सारी कैफियत बता दी। डॉक्टर बोले, मैं मरीज को देखना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं उसे यहां नहीं ला सकता। दरअसल मैं नहीं चाहता कि उसे किसी किस्म का भी शक हो कि वह जहनी बीमार है, इसीलिए आपको मेरे घर चलना होगा। वैसे आप बेफिक्र रहें, आपकी जो भी फीस होगी वो अदा कर दूंगा। उन्होंने जरा सोचकर कहा, ठीक है, तो फिर मैं आज रात में आपके साथ चलूंगा। मैंने पूछा, कितने बजे? डॉक्टर बोला, 8 बजे तक आ जाएंगे। मैं बोला, डॉक्टर साहब, आप ऐसा करें कि आज रात का डिनर आप हमारे ही साथ करें। मैं अपनी बीवी को बता दूंगा कि आप मेरे दोस्त हैं। ठीक है, यह मुनासिब रहेगा। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया। मैं उनसे इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। वैसे तो मेरे कई दोस्त थे, लेकिन इस वक्त मेरा दिल किसी से मिलने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं में ही उलझा हुआ था और जल्द से जल्द वापस उसके पास पहुंच जाना चाहता था, उसकी कैफियत का जायजा ले सकूं और उनके बारे में डॉक्टर एहतेशाम को बता सकूं। मैं वापस घर आ गया। मुझे देखकर समीना ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए? मैं तो सोच रही थी कि आप शायद दोस्तों में देर तक रहेंगे। मैंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे हैरत है कि यहां के लोगों को क्या हो गया है। उसने सवालिया नजरों से मुझसे पूछा, क्यों? लगता है यहां किसी के पास वक्त ही नहीं है, बस हर कोई जान छुड़ाना चाहता है।
मैंने अपनी हंसी बरकरार रखी। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ ये बात तो है, लगता है किसी के पास दूसरे के लिए 1 मिनट भी नहीं है। हमने कुछ वक्त इस तरह की बातों में गुजारा और फिर मैंने कहा, इस मामले में तो मेरे एक और दोस्त सबसे अच्छे हैं। उसने पूछा, वो कौन है? मैंने बताया, उनका नाम डॉक्टर एहतेशाम है, डॉक्टर एहतेशाम। वो अपनी याददाश्त को खोजने लगी। मैंने कहा, तुम उन्हें नहीं जानती, आज शाम में मैं उनके पास जाऊंगा। वो मुझसे बड़े जोशो खरोश से मिलते हैं। हालांकि मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन यह फर्क महसूस होने नहीं देते। शायद इसकी वजह यह है कि वह एक साइकाइट्रिस्ट हैं और इंसानी अवसाद को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। समीना ने मेरी बात सुनकर बोली, ओह अच्छा, तो साइकाइट्रिस्ट हैं, फिर तो वाकई इंसानी अवसाद से पूरी तरह वाकिफ होंगे और उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होगा कि किससे किस तरह का रवैया रखना चाहिए। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि मैं आज रात उन्हें खाने पर बुलाऊं, इस तरह तुम भी उनसे मिल लेना। मैंने जब यह कहा तो मेरी बीवी ने कहा, अरे क्यों नहीं, जरूर बुलाई दी। उसने इत्तेफाक किया और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। मैं मेरी बेटी के नगीना के साथ खेल कूद में लग गया, लेकिन मैं पूरी तरह समीना को नजरों के सामने रखा था, मगर वो अब बिल्कुल नॉर्मल थी। इसी तरह दिन ढल गया और शाम के 7 बजे के करीब मैं घर से निकल गया और फिर 7:30 बजे डॉक्टर एहतेशाम के पास पहुंच गया। उनके पास उस वक्त एक मरीज था। वह चला गया तो उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा, साथ ही समीना के बारे में भी दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि दिन में वह बिल्कुल ठीक ठाक रही। वह मुझे मुख्तलिफ सियासी कैफियत के बारे में बताने लगे और फिर हम लोग रवाना हो गए। हम लोग घर पहुंच गए। रास्ते में मैंने डॉक्टर एहतेशाम को बताया कि उन्हें मेरा एक अच्छे दोस्त का किरदार अदा करना है और इस हवाले से होने वाली अपनी और समीना की बातचीत के बारे में भी उन्हें बता दिया। डॉक्टर एहतेशाम तकरीबन 2 घंटे हमारे साथ रहे। हमने बहुत खातिरदारी की और फिर रुखसत हो गए। अगले रोज 11 बजे के करीब मैं उनके क्लिनिक पहुंच गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुसलसल 1 माह तक समीना का इलाज करेंगे, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इलाज में समीना को भी खबर करना पड़ेगा। उसे बेखबर रखकर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। कुछ देर की बातचीत के बाद हमने यह तय किया कि मैं समीना को यह बताऊंगा कि डॉक्टर एहतेशाम उसे कुछ दवाएं देंगे जिससे उसके खूबसूरती में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। वो हसीन थी और हुस्न उसकी कमजोरी थी। हर वक्त खुद को हसीन और तरोताजा देखना चाहती थी, इसीलिए वो लाख जतन भी करती थी। कभी वजीफा करती, कभी कोई एक्सरसाइज, साथ ही वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी। कई बार उसने खूबसूरत और स्मार्ट होने के लिए हकीम और डॉक्टरी दवाई भी खाई थी, हालांकि वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। घर आकर मैंने बातों बातों में समीना के हुस्न का जिक्र छेड़ दिया और उससे बोला, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि डॉक्टर एहतेशाम के पास हसीन बनाने की बेशुमार नुस्खे हैं। समीना हैरत से बोली, क्या? मेरी बातों के मुताबिक वो हैरत ज़दा और पुरजोश हो गई। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। अरे हां, ये सच है, समीना कहने लगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, बस पहले ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। वो बेचैनी से बोली, ओहो, आप भी ना, आप कल ही उनसे कहें मेरे लिए कुछ करें। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से कह दूंगा। मैंने इतना कहा तो वो मुतमिन हो गई। अगले रोज डॉक्टर से क्लिनिक पर जाकर मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वो खुश हुए। मैंने कहा कि वो एक बार फिर डिनर हमारे साथ करें। उन्होंने हामी भर ली। मैंने घर आकर समीना को बता दिया कि आज रात फिर मैंने डॉक्टर एहतेशाम को खाने पर बुलाया है। वो बहुत खुश हो गई। रात 8:30 बजे के करीब डॉक्टर एहतेशाम हमारे घर पहुंच गए। कुछ बातचीत के बाद समीना ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, नगीना के अब्बू बता रहे थे कि आपके पास हसीन बनाने के नुस्खे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल। वो भी मुस्कुराई और बोली, तो कोई नुस्खा मुझे बताए ना। डॉक्टर बोला, जरूर बताऊंगा, बल्कि एक काम करो ना तुम। समीना ने जल्दी से कहा, वो क्या? डॉक्टर ने कहा,
तुम 1 माह के लिए मेरा कोर्स कर लो, बस फिर तुम देखना कि तुम कितनी हसीन हो जाओगी। वो खुश हो गई तो ठीक है, मैं जरूर करूंगी वो कोर्स। डॉक्टर बोला, मैं कल से तुम्हारा कोर्स शुरू कर दूंगा। समीना ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे क्लिनिक आना होगा? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, यहीं आया करूंगा मैं। समीना ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगले रोज डॉक्टर साहब ने समीना का इलाज शुरू कर दिया। 1 हफ्ता खैरियत से गुजर गया। इस दौरान मैं कभी कभी वह काफी देर तक जागती भी रहती। मेरा ख्याल था कि समीना किसी भी वक्त उठकर इधर उधर जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर एक रात जब मैं टहल रहा था तो वह उठकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे जरा जाना है। मैंने पूछा, कहां जाना है? उसने जवाब दिया, किचन रूम में। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? समीना कहने लगी, वहां मेरा एक दोस्त आएगा। तुम्हारा दोस्त? मैंने हैरत से कहा, यह कौन है? समीना ने कहा, तुम नहीं जानते उसे। मैंने कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारी किसी दोस्त को। समीना आंखें डरावनी अंदाज में करके कहने लगी, वही तो है जो अब मेरे जिस्म और मेरी रूह का मालिक है। मैं ये अल्फाज सुनकर हैरान हो गया। फिर समीना ने खोए खोए अंदाज में कहा, वो हर जुमेरात की रात को आता है और मुझे प्यार करता है। आज भी वह पहुंच चुका है। मैंने उसे गुस्साते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से लेट जाओ। समीना गुस्से भरे लहजे में कहने लगी, नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने बड़ी खूंखार निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसका लहजा अब तब्दील हो रहा था। फिर मैंने समझा इससे गुस्से में बात करना ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने समीना से प्यार से कहा, देखो, तुम आराम से लेट जाओ। अगर हम शोर करेंगे तो नगीना उठ जाएगी। मैंने जब इतना कहा तो वो सांप का अंदाज से ज्यादा खौफनाक लहजे में बोली, हट जाओ यहां से। साथ ही उसने मुझे धकेलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि उसे कमरे से निकलने दूं, क्योंकि अगर यहां यही कैफियत रही तो नगीना की नींद खराब हो जाएगी। मैंने तेजी से कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। हम दोनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। जरा दूर आकर मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, देखो समीना, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त नींद में हो, इसीलिए होश से काम लो। वापस चलकर अपने बेड पर लेटो। किचन रूम में जाने का कोई फायदा नहीं। वो मेरी तरफ देखकर गुर्राई और आंखें फाड़ के मेरे तरफ देखने लगी और गुस्से भरे लहजे में कहने लगी, वहां मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने जरा सख्ती से कहा, वहां कोई नहीं है। डॉक्टर एहतेशाम ने मुझसे कहा था कि अगर समीना नींद में उठकर चलने की कोशिश करे तो मैं उस पर सख्ती करूं। समीना मुसलसल यही कह रही थी, वहां मेरा दोस्त है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे उसके पास जाना है। मैंने सख्ती से कहा, तुम नहीं जाओगी। समीना गुस्से से कहने लगी, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। समीना ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे। उसने एक ही झटके में बाजू छुड़ा लिया। मैंने फिर उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने सख्ती से कहा, चलो मेरे साथ वापस कमरे में। समीना और भी गुस्से से बोली, नहीं जाऊंगी, और मैंने तो उस जिन्न से वादा किया है कि मैं तुम्हारा खून उसे पिलाऊंगी। वो जहर आलूद लहजे में बोली और एक बार फिर अपना बाजू एक जोरदार झटके से छुड़ा लिया। मैंने फिर उसके बाजू को पकड़ लिया। अब मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। साथ ही मैंने उसे वापस खींचना चाहा, लेकिन उसने मेरे सीने पर हाथ मारते हुए मुझे इतनी जोर का धक्का दिया कि मैं दूर जा गिरा। इसमें बहुत ज्यादा जान आ चुकी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वहशत थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। वो किसी बिखरे हुए सीन की तरह सांस ले रही थी। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने तेजी से एक बार फिर मेरे सीने पर लात मारा और मैं फिर दूर जा गिरा। वो तेज तेज कदमों से चल पड़ी। उसका रुख किचन रूम की तरफ था। मैं उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। साथ ही मैंने सोचा कि इस तरह उसे रोकने की कोशिश करने की बजाय मुझे किचन रूम में उसके साथ जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि उसकी क्या कैफियत होती है। हम दोनों किचन रूम में दाखिल हो गए।
उसने उस दीवार की तरफ देखा जिसकी तरफ वो पहले देखते हुए बातचीत कर रही थी और जोर से बोली, मेरे महबूब, मैं आ गई हूं। मेरी रूह, मेरे जिस्म के मालिक, मैं आ गई हूं। फिर समीना ने मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, इसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मैं इसे मार कर आई हूं। यह तुमने अच्छा नहीं किया। अचानक मेरी कानों से जैसे किसी भेड़िए की गुर्राती हुई आवाज टकराई और मैं परेशान हो गया। आवाज उस दीवार की ओर से आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। दीवार से आवाज आई, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सामने। सामने तो मुझे आना ही है। अगर सामने नहीं आऊंगा तो अपनी महबूबा के जिस्म से कैसे खेल सकता हूं? और फिर जरा ही देर के बाद दीवार के करीब एक शख्स जाहिर हुआ। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसके सेहत काबिल थी और जिस मजबूत था उसकी हल्की सी दाढ़ी थी, जबकि सिर के बाल लंबे थे जो कि कानों तक आ रहे थे। उसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था। पहले तो मुझे उसे देखकर बहुत डर लगा। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? मैंने बड़ी सख्ती से उससे पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस औरत का महबूब हूं मैं। मैंने उस जिन्न से पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, तुम्हारी बीवी को चाहता हूं और अब मैंने इसे अपना लिया है। मैंने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो हाथ उठाकर बोला, तुम्हारे चीखने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तंजिया अंदाज में धीरे से हंसा और कहने लगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं फिर चीखा और बोला, तुम मेरी बीवी की जान छोड़ दो। जिन्न ने कहा, वो तो अब मेरी है। मैंने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, कोई गोली मुझ तक नहीं पहुंच सकती। वैसे तुम चाहो तो अपनी हसरत पूरी कर सकते हो। मैंने कहा, अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ये बात है। और उसने समीना की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं चीखा, रुक जाओ। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, जिसमें तन की भरपूर आमद थी। साथ ही उसकी पेशकदमी भी जारी रही। मेरे गुस्से में इजाफा होता जा रहा था और फिर जब वो समीना के काफी करीब पहुंच गया तो मैं बिजली की सी तेजी के साथ उस जिन्न की तरफ दौड़ा। उसने समीना का बाजू पकड़ लिया। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। मैंने बढ़कर उस जिन्न के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा रसीद किया, लेकिन इससे पहले कि मेरा घूंसा उसके चेहरे को छूता, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर मैंने दूसरा घूंसा उसके पेट पर मारा। उसे कुछ भी न हुआ, अलबत्ता मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा मुक्का किसी चीज से टकरा गया है। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, एक बार और कोशिश कर लो। फिर उसने झटके से मेरी कलाई भी छोड़ दी, जिसकी वजह से मैं उससे जरा दूर गिर गया। उसने समीना को छोड़ा और मद्दे मुकाबिल आ गया। दोनों हाथ में टिकाने के बाद उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके चेहरे पर खौफ के भरपूर असरात थे। वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, आओ, पहले तुम देख लो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह प्यार करूंगा। उसके पास मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने उस पर हमला कर दिया। मैंने उसे लात घूंसे मारे, लेकिन वो किसी चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा रहा। मैं रुका नहीं और उसे मारता जा रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी आहनी वजूद को जादू को करने की कोशिश कर रहा हूं। वो अपनी जगह से जरा सा हिला भी नहीं। आखिर में थक सा गया और अब मैं खासा मायूस भी हो चुका था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसने तंजिया अंदाज में मुझसे कहा, हां, आदमजाद, चाहो तो और कोशिश करके देख लो। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उससे हिम्मत की कोशिश की और बोला, तुम किस तरह हमारी जान छोड़ोगे? मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर छोड़ूंगा। वह गुर्राया। मैंने बेबसी से कहा, आखिर तुम क्यों हमारे दुश्मन बन गए हो? इसलिए कि उसने एक बार जामुन की पेड़ पर नजर डाली थी। तब से मैं इसका दीवाना हो गया हूं। यह मुझे पसंद आ गई है और मैं इसका नहीं, सिर्फ तुम्हारा दुश्मन हूं।
मैंने उनसे रोते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम हमारी जान छोड़ने का क्या लोगे। मैं तुम्हें बड़ी सी बड़ी रकम देने को तैयार हूं। मैंने उसे लालच दिया। वह धीरे से हंसा। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है और मैं जब चाहूं जितनी चाहो दौलत एक इशारे में हाजिर कर सकता हूं। मेरे लिए दौलत मसला नहीं है। मैंने फौरन पूछा, तो फिर तुम्हारा मसला क्या है? उसने चिल्लाते हुए कहा, हुस्न, हुस्न मेरा मसला है और तुम्हारी बीवी बहुत हसीन औरत है। मुझे यह चाहिए थी और मैंने इसे हासिल कर लिया है। मैंने उसे एक और पेशकश की, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। उसने शैतानी अंदाज में धीरे से हंसकर बोला, तुम भला मेरे लिए क्या कर सकते हो? हां, तुम यह जरूर कर सकते हो कि मुझे अपना खून दो और मैं उसे पीकर ताकतवर हो जाऊं और लुत्फ हासिल करूं। मैंने समीना की तरफ देखकर बेबसी से कहा, समीना, तुम ही ई से समझाना, मैं इसे क्या समझाऊं? मैं तो इसे अपना सब कुछ मान चुकी हूं। वह बोली और मेरे तन बदन में आग लग गई। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे अपनी बेबसी का अंदाजा हो गया था, इसीलिए मैंने उसकी बात पर कोई रद्दे अमल नहीं किया और बदस्तूर बेबस अंदाज में बोला, तुम तो मेरी अच्छी और वफादार बीवी रही हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसने साफ इनकार किया, मैं तुमसे कभी वफादार नहीं रही, मैंने तो हमेशा इस जिन्न को चाहा हूं। मैंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर साथ ही मैंने सोचा कि इस वक्त यकीनन उसका ज़हन इस जिन्न के कब्जे में है, इसीलिए वह ऐसा कह रही है। वह बोली, ऐसा ही है, मैं जिन्न को बहुत चाहती हूं। जिन्न ने उसकी तरफ देखकर प्यार भरे अंदाज में कहा, और मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। फिर उसकी तरफ बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और उसे चूम लिया। यह मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं बेअख्तियार एक बार फिर उस शैतान जिन्न पर हमलावर हो गया, यह सोचे बगैर कि मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और एक बार फिर अपने वजूद से टकरा गया। उसने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ी और तेजी से बोला, मैं अभी तुम्हारा खत्मा करता हूं। उसने कुछ बड़बड़ाकर मुझ में पर फूंक मारी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर में ठंडक दाखिल हुई और उसके बाद मेरे सारे वजूद में सलाहियत कर गई। उसने समीना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आओ मेरी जान, जरा दूर हो जाओ, अब ये यहीं बुत बना खड़ा रहेगा। मेरे तन बदन में एक बार फिर आग लग गई, लेकिन इस मर्तबा मैं अपने जिस्म को जरा सी भी हरकत नहीं दे सका। मैंने वाकई किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा उसका मुंह देख रहा था। वो दोनों मुझसे जरा दूर चले गए। उस जिन्न ने समीना को अपने सीने से लगा लिया। मीना भी वाले अंदाज में उससे लिपट गई। इन दोनों की गर्मजोशी एक दूसरे को देख रहे थे और मुझे तैश आ रहा था। मेरा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मैं बस खामोश खड़ा था, क्योंकि मैं वहां से हिल भी नहीं सकता था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही पुरजोश अंदाज में मिले और मैं खून के घूंट पी कर रह गया। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वो जिन्न मेरे करीब आ गया और बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मैं जा रहा हूं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने खून के घूंट पिए, लेकिन इसके बावजूद मैं हिल न सका। वो पलटकर समीना के पास पहुंच गया। उसने समीना को प्यार भरी निगाहों से देखा। मैं खून के घूंट पीकर रह गया, मगर कुछ न कर सका। जिन्न ने एक बार फिर उसको अपने सीने से लगा लिया और बोला, अच्छा मेरी जान, अब मुझे इजाजत दो, अगली जुमेरात को मैं फिर आऊंगा। समीना ने उदास लहजे में बोली, मेरा जी नहीं चाहता कि तुम जाओ। समीना उदास होते हुए बोली, तुम कब मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? जिन्न ने बोला, फिक्र न करो, बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो उसके बाल को सहलाते हुए बोला और समीना उससे लिपट गई और बोली, बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मुझे जल्द से जल्द यहां से ले चलो। हाँ हाँ ले जाऊंगा, जल्दी ही ले जाऊंगा। जिन्न ने उसे प्यार से कहा, अच्छा अब जाने दो। उन्होंने एक दूसरे का बोसा लिया और अलग हो गए। फिर जिन्न दीवार के पास चला गया और उसने पलटकर समीना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासियों ने डेरे डाल दिए थे। जिन्न ने उसकी तरफ देखते हुए अलविदा अंदाज में हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाया और फिर देखते ही देखते जिन्न गायब हो गया। अचानक मेरे जिस्म को भी आजादी मिल गई और मैं हरकत करने लगा।
जो कुछ हुआ था उसकी वजह से अब मेरा समीना की तरफ जाने को जी नहीं चाह रहा था। वो मेरे सामने ही अपना सब कुछ उस शैतान के हवाले कर चुकी थी और वो इस वक्त खामोश खड़ी थी। मैंने शिकस्ता आवाज में कहा, समीना, मैं जा रहा हूं, तुम आ जाना। वो बोली, ठीक है। मैं पलट कर चल पड़ा। जरा देर बाद मैं अपने बेड पर आकर लेट गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा सब कुछ लुट चुका है। मैं जब सऊदी अरब में था तो मुझे समीना से मिलने की बेचैनी थी और 2 माह के लिए यहां आया था, लेकिन अब मेरा जी चाह रहा था कि मैं कल ही वापस चला जाऊं। कुछ देर बाद समीना आ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। वो अपने आप में मगन थी। मेरी तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं था। मैं मुसलसल उसे ही देख रहा था। कुछ देर के बाद वो मेरे पास आकर मेरे पहलू में लेट गई। मैं उठकर बैठ गया। उसने अब भी मुझ पर तवज्जो न दी। मुझे अजीब सा लगने लगा और उठकर टहलने लगा। मैं बार बार समीना की तरफ देख रहा था। वो जरा ही देर बाद सो गई, जो वाकई मेरे साथ गुजर चुका था। उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मर्द की फितरत होती है कि वो अपनी बीवी को सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखना चाहता है, और जब वो किसी और के साथ वक्त गुजारे तो शौहर का दिल उसकी तरफ से हट जाता है। इस वक्त मेरी भी ऐसी ही कैफियत थी। मैंने समीना को जिन्न के साथ देख लिया था। जिन्न के हवाले अपना सब कुछ कर चुकी थी, इसलिए अब मेरे दिल में उसके लिए कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि मैं यह भी सोच रहा था कि वो बेकसूर हो सकती है, क्योंकि वो जिन्न बहुत बड़ा ताकतवर जिन्न था। उसने मुझ जैसे मजबूत आदमी को बेबस कर दिया, तो मेरे मुकाबले में समीना तो एक नाजुक औरत थी। उस ताकतवर जिन्न ने मेरे जहन को जिस तरह बेबस किया था, यकीनन इसी तरह कोई अमल उसने समीना के साथ भी किया था। तभी वो उसके जाल में फंस चुकी थी। दिन का उजाला फैलने लगा। मैं लेट गया। समीना बेखबर सो रही थी। कुछ देर के बाद मैं नींद के आगोश में चला गया। समीना ने मुझे झंझोड़कर उठाया और बोली, चलो अब उठ जाएं, दिन के 2 बज रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके लहजे और तासीर में वही मोहब्बत थी जो पहले होती थी। पहले मैं अक्सर उठकर उसका बोसा लिया करता था, लेकिन आज मेरा दिल ऐसा करने को नहीं चाह रहा था। मैं उठकर नहाने चला गया और फिर नाश्ता किया। मैं सोच रहा था कि समीना के मसले पर क्या करूं। अब वह बतौर बीवी तो मेरे लिए अहम नहीं थी, लेकिन बहरहाल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं उसके लिए बेहतरी की कोई सूरत निकालना चाहता था। डॉक्टर एहतेशाम अब मुझे फजूल मालूम हो रहे थे, क्योंकि वह मेरे नवजात थे और जो कुछ मैं रात में देख चुका था उसका ताल्लुक नवजात से नहीं था। वह तो जिन्नात और जादू की बातें थीं। इसके लिए तो बेहतर यह था कि मैं किसी अच्छे आलिम दिन से मुलाकात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी तो किसी आलिम से दोस्ती है ही नहीं। बहरहाल इस सिलसिले में मैं किसी दोस्त से मदद जरूर ले सकता हूं। मैं अपने दोस्त जमाल के पास पहुंच गया। वह मुझे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला और कुछ देर के बाद बातचीत की, और उसने किसी जिन्नात को काबू करने वाले आलिम यानी मौलाना के बारे में पूछा। उसे भी किसी ऐसे मौलाना का पता नहीं था जो जिन्नात को अपने कब्जे में कर सके। फिर मैं अपने बाकी दोस्तों से मिला और उनसे भी यही बात का तस्किरा किया। सिर्फ साबिर ने मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जिन्नात को काबू में किया करता था, हालांकि वह आलिम नहीं था। उस शख्स का नाम सलीम मसीह था। सलीम मसीह के पास पहुंच गया। वह काफी उम्र का दुबला पतला आदमी था। उसका रंग काला था और उसकी आंखों में हसीन चमक थी। मैंने उसे अपना मसला बताया। जरा देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे घर का जायजा लेना होगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं उसे घर लेकर आ गया। रूम में उसे बिठाने के बाद मैं समीना के पास आया और बोला, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया है। उसने बताया है कि हमारे घर पर किसी ने गलत जादू टोना करवा दी है, इसलिए वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। मैं यह बात सलीम मसीह को भी समझा चुका था। ओहो, वह उलझन के साथ बोली, यह आपसे किसने कह दिया कि हमारे घर पर कोई जादू टोना कराए गए हैं? मुझे भयानक और उल्टे सीधे ख्वाब नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि जादू टोना की वजह से ही है। मैंने कहा,
तुम चलकर उससे मिलो और अगर वह कुछ पूछे तो उसका जवाब दो। उसने उलझन के साथ जरा सोचा और फिर बोली, ठीक है, चलें। हम दोनों सलीम मसीह के पास पहुंच गए। हम उसकी मध्य मुकाबिल चटाई पर बैठ गए। सलीम मसीह ने समीना का बगैर जायजा लेते हुए पूछा, तुम्हें कोई उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं? समीना ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो कोई ख्वाब नहीं आते। सलीम मसीह ने दूसरा सवाल किया, कभी घर में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनी है तुमने? समीना बोली, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सलीम मसीह ने ख्याल अंदाज में सर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बस ठीक है, मैंने अंदाजा कर लिया कि यहां क्या मामला है। समीना ने जल्दी से बोला, क्या मामला है? वह बोला, यहां कुछ जादू टोना के असरात हैं। समीना ने हैरत और परेशानी से कहा, जादू टोने के असरात? लेकिन आखिर किसने कराए होंगे ये जादू टोने? उसने जवाब दिया, यह मैं आज रात एक अमल करके मालूम करूंगा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम शाम में मेरे पास आ जाना बेहतर है। मैंने कहा, ठीक है। सलीम मसीह ने कहा, अच्छा, हमें जाने की इजाजत दीजिए। मैंने जल्दी से कहा, चाय तो पीकर जाओ। सलीम मसीह ने कहा, नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, चाय फिर कभी पी लेंगे। हम लोग उठ खड़े हुए। मैं उसके साथ घर से बाहर आ गया। मैंने आहिस्ता आवाज में उससे पूछा, क्या पता लगाया है तुमने? मामला गड़बड़ है तो शाम में मेरे पास आना, मैं तफसील से तुम्हें बताऊंगा। वह भी आहिस्ता से बोला, ठीक है। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ रकम चाहिए? वह बोला, बेहतर है, शाम में 10,000 रुपए लेते आना। वह चला गया। मैं वापस घर में आ गया। समीना ने मुझसे कहा, आप किन चक्करों में पड़ गए हैं? क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ इस अंदाज में देखा। वह बोली, आपको शायद कुछ वहम हो गया है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई असरात या जादू टोना वगैरह नहीं है। मैंने उसकी आंखों में झांका। यह तुम कैसे कह सकती हो? समीना कहने लगी, इसलिए कि मैं इतने अरसे से यहां रह रही हूं। मुझे कोई ऐसी बात कभी भी महसूस नहीं हुई। और जहां तक ख्वाबों की बात है तो उल्टे सीधे ख्वाब तो इंसान को दिखाई देते ही रहते हैं। मुझे हैरत है कि आप ऐसी बातों को अहमियत दे रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं थे। सऊदी अरब से वापस आकर ऐसे हो गए हैं, जरा जरा सी बातों को अहमियत दे रहे हैं। शायद वहां के माहौल ने आप पर असर कर दिया है। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। दरअसल मैं इन बातों को इसलिए अहमियत दे रहा हूं कि मैंने अमलियार वगैरह के बारे में कुछ सुना है और ऐसे घरों के बारे में भी सुना है जहां दुश्मनों ने जादू टोना करा दिए और घरों को बर्बाद कर डाला। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ भी ऐसी कोई बात हो। उसने बढ़हरा मेरी आंखों में देखकर कहा, आखिर हमारा कौन दुश्मन है? मैंने कहा, कोई भी हो सकता है। दुश्मन के माथे पर थोड़े लिखा होता है कि वो दुश्मन है। अगर खानदान में ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर दोस्त नजर आते हैं लेकिन अंदर से दुश्मन होते हैं तो क्या किया जा सकता है? वह उलझन के साथ बोली, लेकिन हमारे रिश्तेदार आखिर ऐसा क्यों करेंगे? लोग दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं और मैं मजीद तरक्की कर रहा हूं। उलझे हुए लहजे में बोली, हो सकता है कि ये सब बातें किसी को बहला रही हों। मैंने कहा, वो लम्हात ही तौर पर सोचकर, मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही। तुम इन बातों पर तवज्जो ना दो, मैं तमाम मामलात संभाल लूंगा। मैंने उसे तसल्ली दी। उसी वक्त मेरी बेटी नगीना हमारे पास आ गई। समीना उसकी तरफ तवज्जह हो गई। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने टेंशन का एक बोझ सर पे लेकर बेड पर बैठकर सलीम मसीह के बारे में सोचने लगा। उसने न जाने किस गड़बड़ का इशारा किया था। शाम में मैं उसके पास गया। सबसे पहले तो मैंने उसे 10,000 दी ताकि वो ये ना समझे कि मैं रकम में कोई धोखाधड़ी करूंगा। उसके बाद मैंने उसे पूछा, हां, अब बताओ, हमारा क्या मामला है? मामला बहुत गड़बड़ है, मैंने कहा। लेकिन मामला है क्या? उसने कहा। हौसले से सुनना होगा, मैंने जल्दी कहा। हां हां, मुझ में बहुत हौसला है। सलीम मसीह ने नजरें नीचे करके कहा, शायद तुम्हारी बीवी बच ना सके। मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर एकदम चौंक गया और एक पल में जैसे मैं सदमे में चला गया। सलीम मसीह ने कहा, हां, क्योंकि उस ताकतवर जिन्न ने उसे पूरी तरह काबू कर लिया है। लेकिन आखिर
यह जिन्न है कौन और इसने कैसे मेरी बीवी को काबू कर लिया? सलीम मसीह ने कहा, वह एक बहुत बड़ा और काफिर जिन्न है। औरत उसकी कमजोरी है। वह दूसरों की आंखों से ओझल हो जाने का इल्म जानता है। उसका पसंदीदा मस्खरा दूसरों की नजरों से गायब रहकर मुख्तलिफ घरों में चक्कर लगाना है। वहां औरतों को देखता है और जब औरतें कपड़े बदल रही होती हैं या नहा रही होती हैं या कभी किसी भी वजह से बरहना होती हैं तो यह उन्हें देखता है और खूब लुत्फ होता है। और जो औरत उसे पसंद आ जाए उसके जहन को काबू में कर लेता है और उसे अपने इशारों पर चलाता है। एक बार इसी तरह तुम्हारी बीवी नहाने के लिए गुसल खाने में गई तो उसने उसे देखा। तुम्हारी बीवी का अंदाज उसे बहुत पसंद आया और वह उस पर आशिक हो गया। और एक बार तुम्हारी बीवी नंगे सर बाल खोलकर कहीं जा रही थी और वो जिन्न ने उसे देखा था। बस वहीं से उसने तुम्हारी बीवी के जहन को अपने काबू में कर लिया। उसे अपने इशारों पर नाचाने लगा। क्योंकि ये सब मुझे इस वजह से पता चला है, मैंने उस जिन्न से बात की थी और उससे कहा था कि वह तुम्हारी बीवी की जान छोड़ दे और इसके बदले में वह जो चाहता है हम करेंगे। लेकिन उसने कहा कि उस औरत का आशिक है और किसी सूरत उसे नहीं छोड़ सकता। अगर हम उससे अलग करने की उसे कोशिश करेंगे तो वह उसे मार डालेगा। उसने सारी तफसील बताई। मैंने कहा, तब तो यह बहुत खतरनाक बात है। मेरी बात सुनकर सलीम मसीह कहने लगा, मैं भी परेशान हूं। मैंने आंखों में आंसू लिए उससे पूछा, तो अब आप किस तरह से समीना की जान उससे छुड़ाई जा सकती है? देखो, अभी मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं कही। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि एक और अहम बात भी है। मैंने जल्दी से बोला, वह क्या है? मैं अगर बात सिर्फ यह होती कि तुम्हारी बीवी का आशिक है तो शायद हम हालात से समझौता कर लेते, लेकिन मसला यह है कि वो खबीश जिन्न चांद की 14वीं तारीख को तुम्हारी बीवी को मार भी डालेगा। मैं ये बात सुनकर मानो जैसे मेरी बदन से रूह निकल गई हो। मैं मेरी बीवी को इतनी आसानी से कैसे खो सकता था? सलीम मसीह मेरी हालत देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा, उस खाबिश जिन्न का यही इरादा है। मैंने कहा, वो जिन्न उसे मारना क्यों चाहता है? सलीम मसीह ने कहा, इसलिए कि उसकी रूह को अपने कब्जे में करना चाहता है। दरअसल यह सब किसी औरत को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में करने के लिए होता है। जिस तरह जिस्म से जिस्म का मिलाप होता है, इसी तरह खास अमल करके एक रूह से रूह का मिलाप किया जाए तो इस तरह रूह भी जिंदा रहती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जिन्न 40 रातों तक किसी औरत पर एक खास मंत्र पढ़कर फूंकता रहे और तब उसे चांद की चांदनी रात को किसी टूटी हुई कब्र में ले जाकर कत्ल कर दे। और अब जिन्न भी ऐसा ही करना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर समीना का शौहर बोला, या अल्लाह, ये तो बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। सलीम मसीह ने कहा, हां, ये सब शैतान और जिन्नात की दुनिया की बातें हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। मैंने उससे उम्मीद भरे लहजे में पूछा, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हम समीना की जिंदगी बचा सकें? अल्लाह का दिया हुआ अच्छा खासा दौलत है। अगर दौलत खर्च करने की और कुर्बानी देने की ताकत रखता हूं। मैंने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर जवाब तलब करना चाहा। उसने एक बार में ही जवाब देते हुए कहा, नहीं, बस यही एक सूरत है कि मैं चांद की 14वीं तारीख को उस ताकतवर जिन्न से मुकाबला करूं और तुम्हारी बीवी को बचाने की कोशिश करूं। अगर वह बच गई तो तुम्हारी और उसकी खुशनसीबी होगी, वरना खुद को हर तरह के हालात के लिए जहनी तौर पर तैयार रखो। समीना का शौहर जरा सोचा और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझते हो वैसा ही करो। क्या तुम्हें और रकम की जरूरत है? उसने कहा, देखो, 10,000 तो मैंने इस सामान के लिए मंगवाए हैं जो मैंने उस खतरनाक जिन्न से मुकाबले के लिए इस्तेमाल करना है, और मैं अपना मुआवजा यानी अपना रकम उस वक्त लूंगा जब वह बच जाएगी, और वह कम से कम 5 लाख होंगे। मैंने कहा, तुम उसे किसी तरह बचा लो, मैं तुम्हें 5 की जगह 10 लाख दे दूंगा। उसने मेरी बात सुनकर कहा, नहीं, मैं ज्यादा रकम तुमसे नहीं लूंगा। मैंने 5 लाख कहा है तो 5 लाख ही लूंगा। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी खुशी से तुम्हें ज्यादा रकम दे सकता हूं। उसने कहा, छोड़ो, ये बात की बातें हैं,
फिलहाल हमें यह सोचना चाहिए कि समीना की जिंदगी किस तरह बचाई जा सकती है। मैंने पूछा, चांद की 14वीं तारीख कब है? उसने जवाब दिया, परसों। और तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलोगे, ठीक है? मैंने पूछा, क्या हमें समीना को भी लेकर जाना पड़ेगा? उसने जवाब दिया, नहीं, वह खुद ही वहां जाएगी। ओह अच्छा। फिर सलीम मसीह ने कहा, तुम अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार वगैरह के पास छोड़ आना ताकि वह इस मामले से अलग रहे। मैंने असबाब में सर हिला दिया। एक रोज गुजर गया और फिर मैंने समीना से बहाना बनाकर मेरी नगीना बेटी को उसकी खाला के घर छोड़ दिया। मेरा अपना तो कोई था नहीं जिसके घर उसे छोड़ता। शाम में मैं सलीम मसीह के पास पहुंच गया और उसने बताया कि मैं अपनी बेटी नगीना को अपनी साली के घर छोड़ आया हूं। वह बोला, यह तुमने अच्छा किया। रात के 1 बजे के करीब हम लोग रवाना होंगे। मैंने बेचैनी से कहा, ठीक है। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह उनसे तुम्हारी बीवी को बचा लूंगा। खैर 14वीं का चांद था, इसलिए अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। सब कुछ वाजिब तौर पर नजर आ रहा था। हम लोग दरमियानी रफ्तार से चल रहे थे। कभी कभी बादलों की ओट से चांद निकल आता था। हर सू खामोशी थी। अलबत्ता कहीं कहीं पान की दुकानें खुली हुई थीं और कहीं होटलों पर लोग चाय पी रहे थे। हम लोग मेन रोड पर आ गए। यहां कुछ ट्रैफिक था, हमें कोई टैक्सी पकड़नी थी। सलीम मसीह ने मुझसे कहा, बेहतर है। जरा ही देर के बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाई। सलीम ने ड्राइवर से बात की और उसमें सवार हो गए। टैक्सी चल पड़ी। एक जगह पहुंचकर सलीम ने टैक्सी रुकवाई। मैंने ड्राइवर को किराया अदा किया और हम लोग उतर आए। टैक्सी चल पड़ी। हमने भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। चांद ने अपनी रोशनी बिखेर दी। सब कुछ बिल्कुल वैसे था। हमारी तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। एक जगह पहुंचकर हम रुक गए। जरा दूर एक बड़ा दरख्त था। उसकी जान इशारा करके सलीम ने मुझसे कहा, जब वो खबीश जिन्न आएगा तो हम उसके नीचे रहेंगे। मैंने पूछा, उसकी कोई खास वजह? मैंने उस दरख्त पर एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। जहां तक उसके पत्तों और शाखों वगैरह की हद है, वहां तक हम उससे महफूज रह सकेंगे। तुम भी ख्याल रखना, दरख्त के नीचे से नीचे निकलना, वरना वो जिन्न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वो आएगा कब? वो बोला, बस अब कुछ ही देर बाद वो आने वाला है। तुम यहीं रुको, मैं जरा दरख्त पर फिर मंत्र फूंक दूं। दरख्त की तरफ बढ़ गया। जरा देर बाद दरख्त के नीचे वो सलीम मसीह बैठ गया और उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो खामोश होने के बाद उठ खड़ा हुआ और उसने मुंह ऊपर करके गोया दरख्त पर फूंक मारी और फिर बुलंद आवाज में मुझसे बोला, यहां आ जाओ। मैं उसके करीब पहुंच गया। बस अब तुम यहां बैठ जाओ और देखो, मैं जब उस खतरनाक जिन्न से मुकाबला करूंगा, उस दौरान तुम्हारी बीवी पर वो जुल्म करेगा या किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचाएगा तो तुम दरख्त के नीचे से निकलना नहीं, क्योंकि अगर तुम यहां से नीचे निकल गए तो तुम पर वो जिन्न हमला कर देगी और तुम्हें मार डालेगा। उसने मुझे कहा, तुम समझ गए? मैंने कहा, हां, मैं समझ गया। ठीक है, तो फिर बैठ जाओ। मैं बैठ गया और वो इधर उधर टहलने लगा। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और काफी तेज हवा चलने लगी। सलीम ने मुझसे कहा, बस होशियार हो जाओ, वो जिन्न आ रहा है। मैंने यहां जो अमल किया है उसकी वजह से उसे यहां आने में दिक्कत हो रही है। वो आने के लिए जोर लगा रहा है और ये हवाएं बता रही हैं कि वो आ रहा है, क्योंकि उसके जोर लगाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूं। कुछ देर के बाद हवाएं रुक गईं और फिर एक जानिब वो जिन्न नमूदार हो गया। उसने गरज कर सलीम से कहा, तुम क्यों मेरे मुकाबले पर आ गए हो ताकि उस औरत को बचा सको? जिन्न अब भी गरज कर बोला, क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं? सलीम मसीह ने कहा, मुझे अंदाजा है, इसके बावजूद मैंने तुम्हारे सामने आने की जुर्रत की है। क्या तुम जिंदगी से बेजार हो गए हो? सलीम मसीह ने कहा, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, लेकिन मैं किसी की जिंदगी बचाना चाहता हूं। अब तो उसे मरना ही है। सलीम मसीह ने जिन्न से प्यार भरे लहजे में कहा, तुम उसे छोड़ दो, किसी भी कीमत पर।
जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। मगर शैतान जिन्न ने कहा, नहीं, ये सब बातें फिजूल हैं, मैं उसकी जान जरूर लूंगा। सलीम मसीह ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करूंगा। हो सकता है तुम्हें शदीद नुकसान उठाना पड़े, और यह भी मुमकिन है कि अगर मेरा दांव चल गया तो तुम मारे जाओ। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल